हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने वाले हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानो। हाँ, डेफिनेटली आपको हर साल अगर आप ऑन एवरेज देखते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं ऐसे में। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन। तो बच्चा पार्टी, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? देखो बच्चों, ये एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है एवोल्यूशन, बट बहुत सारे लोग इसको ना बड़ा ही बोरिंग टॉपिक मानते हैं। मैं नहीं मानता भाई, मैं मानता हूं कि ये टॉपिक सबसे मजेदार टॉपिक है इस एंटायर बायोलॉजी का, क्योंकि भाई यहां पर हम अपने ही बनने की प्रोसेस, अपने ह्यूमन बींग्स बनने की प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि कैसे हमारी हिस्ट्री रही है, कैसे हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हो के आज इस तरीके से अपीयर कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो भाई इस टर्म को ना बहुत ही ग्राउंड लेवल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब देखो और उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी जान लो। एवोल्यूशन, ये जो वर्ड है, इसको कॉइन किया था साइंटिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, क्या नाम था साइंटिस्ट का? हर्बर्ट स्पेंसर। अब इन साइंटिस्ट ने जब इस वर्ड को कॉइन किया था, इस टर्म को कॉइन किया था, इनका मतलब था कि एवोल्यूशन एक्चुअली मीन करता है टू रिवील योर हिडन पोटेंशियल्स। अपने जो छुपे हुए पोटेंशियल्स है ना, उनको डिस्कवर करने की प्रोसेस इज एवोल्यूशन। तो इसका मतलब भी लिख लो जल्दी से, टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज और पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ये तो मतलब हुआ एवोल्यूशन का। अब इसका एक हम लिटरल सेंस में एक चलो रियल डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज व्हेन यू वर अ टॉडलर, जब तुम बच्चे थे तो तुमको कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक सी चीज़ें आती होंगी। क्रॉल करना आता होगा, वॉक करना आता होगा, हंसना आता होगा, रोना आता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ें थी जो सब लोग कर लेते हैं। बट जब आपको नए नए इन्वायरमेंट में प्लेस किया गया, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो आपने पढ़ना और लिखना सीखा, है ना। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको किसी म्यूजिक या डांस क्लास में एनरोल करवाया तो आपने देखा कि आप बहुत अच्छा गा सकते हो, राइट। आप बहुत अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हो, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स ने आपको किसी साइकिलिंग क्लासेस के लिए भेजा तो आपने सीखा कि आप बाइसिकल भी चला सकते हो। तो आपने इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या चीज़ देखी कि आपने कुछ ना कुछ नई स्किल्स सीखी हैं, और वो जो स्किल्स थी ना, वो आप ही के अंदर हिडन थी। बस आपने क्या किया है, अलग अलग एनवायरनमेंट में उन सभी स्किल्स को निखारा है, तभी तो वो उभर कर सामने आई। अब इससे क्या हुआ, आप ही की जो पर्सनालिटी थी, ओवरऑल पर्सनालिटी में आपको एवोल्यूशन देखने को मिला। आप इवॉल्व किए एज एन पर्सनालिटी व्हेन यू ग्रो। बट ये तो बात हुई इंडिविजुअल लेवल पे, राइट। अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, अर्थ भी इसी तरह से चेंज हुई है। अर्थ भी अपने आप को अपने बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से बदली है। अब आपको पता है आपकी अर्थ लगभग कितनी पुरानी है? ये धरती पे हम रहते हैं, क्या पता है आपको कितनी पुरानी अर्थ होगी? सोचो, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? नहीं, बल्कि 4.5 मिलियन पुरानी है हमारी ये अर्थ। और अर्थ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ना, वो हमेशा कभी भी सेम नहीं रही हैं, वो हमेशा बदलती रही हैं। और इस बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो भी बदलते रहे। अब जो नहीं बदल पाए वो एलिमिनेट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। जो बदले वो इतना बदले कि वो अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से भी बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे, बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। तो इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं स्पीशीज ओवर दी ड्यू कोर्स ऑफ अर्थ लाइफ स्पैन। तो अर्थ के अभी तक के लाइफ स्पैन में ना, जितने भी लिविंग फॉर्म्स या लाइफ फॉर्म्स अभी तक इमर्ज किए हैं, एलिमिनेट किए हैं, उन सभी की हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं इन एवोल्यूशन। ओके, और इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ पे मिलने वाले आज जो हमें प्रेजेंट डे जितने भी लाइफ फॉर्म देखने को मिलते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे के ऐसे नहीं थे। वो ग्रेजुअली एंड स्लोली चेंज किए हैं ओवर जनरेशंस, या यूँ कहूँ तो वो इवॉल्व किए हैं। सो एवोल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट हैव
occurred over millions of years on this earth. So this is what we are going to study in the topic evolution. तो बच्चों, millions of years से हो रहे हमारे लाइफ फॉर्म्स में चेंजेस की हिस्ट्री को स्टडी करें उससे पहले लेट अस हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैसे हमारी अर्थ और स्टार्स इवॉल्व किए हैं, मतलब कब वो फॉर्म हुए, कैसे वो फॉर्म हुए, एंड इनफैक्ट इंडीड हम डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे ऑब्वियसली। और ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं अंडर द टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लैनेट अर्थ पे, और प्लैनेट अर्थ किसका पार्ट है, यूनिवर्स का, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ओरिजिन देखने वाले हैं लाइफ का, एंड सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अबाउट दी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, चाहे आप मैटर कह लो, एनर्जी कह लो, टाइम, स्पेस, या फिर इनफैक्ट ऑफ कोर्स हमारी जो लाइफ है वो सब कुछ, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सभी यूनिवर्स के ओरिजिनेट होने के बाद बनी है, राइट। सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज ओरिजिन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे यूनिवर्स बना होगा, एंड वन सच थियोरी जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी है, इट इज़ द बिग बैंग थियोरी। अब बिग बैंग थियोरी क्या कहती है, देखो बिग बैंग थियोरी कहती है जो यूनिवर्स है ना वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अ वेरी टाइनी पॉइंट, मतलब बहुत ही छोटा टाइनी पॉइंट आप कह लो, जो कि सुपर हॉट था और इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट था। वन फाइन डे ये पॉइंट वायलेंटली एक्सप्लोड करता है विद अ बिग बैंग, और एक्सपेंशन होता है हमारे यूनिवर्स का, राइट। तो एक्सपेंशन के दौरान डेफिनेटली जब एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर सुपर हॉट था ना वो भी लोअर कर जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हुआ लोअर डाउन। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? ओके। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम भी बनना स्टार्ट हो गई विद इन द यूनिवर्स, एंड ग्रेविटेशन के फोर्स के अंडर वो कंडेंस करी, और कंडेंस करी टू फॉर्म डिफरेंट गैलेक्सीज, और इन्हीं गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को ही हम बेसिकली यूनिवर्स कहते हैं। सो यूनिवर्स इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। सो इस तरीके से गैलेक्सीज बनी हैं, फाइन। और ये सब कुछ जो यूनिवर्स की बनने की प्रोसेस है ना, इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अकर्ड 20 बिलियन ईयर्स अगो। दैट मीन्स हमारा जो यूनिवर्स बना है ना, इट इज एस्टिमेटेड टू हैव फॉर्म 20 बिलियन ईयर्स अगो, जैसे हम शॉर्टली BY से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ओके। सो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि कैसे गैलेक्सीज बनी हैं, अब देखो इतना समझो, इनमें से एक गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे, जिसके सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारा लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट अर्थ, राइट, जो कि माना जाता है टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है बच्चों, गेटिंग दिस पॉइंट। और जो लाइफ है इस अर्थ पे वो ओरिजिनेट हुई है अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो। सो लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये टाइमलाइन आपको थोड़ी बहुत समझनी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। तो आई होप इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई इस स्लाइड में वो समझ आ गई होंगी। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जब अर्थ फॉर्म हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम अर्थ के जो एनवायरनमेंट था उसमें क्या कंडीशंस प्रेजेंट थी। मतलब हम यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ को स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो पहली एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ प्रिवेल कर रही थी प्रिमिटिव अर्थ पे वॉज इट्स वेरी हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेजेंट था जब अर्थ बनी थी। सो अर्थ वॉज सुपर हॉट, और यू वोंट बिलीव जो टेम्परेचर रेंज था अर्थ का उस टाइम पर, दैट वॉज इन द रेंज 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन इतना हाई टेम्परेचर? क्या इस टेम्परेचर पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता था? कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं भाई। इसीलिए तो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद हुआ था, 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? बिकॉज उस टाइम तक जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक फेवरेबल हो गई थी फॉर दी ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओके, देन सेकेंड जो एनवायरमेंटल कंडीशन था वॉज रिलेटेड टू दी लाइटर एलिमेंट्स। अब जो लाइटर एलिमेंट थे जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे वर प्रेजेंट, बट इतने हाई टेम्परेचर पे ये सारे एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यू नो वेरी वेल, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। इतने हाई टेम्परेचर पे सिंस ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं फ्रीली, इसका मतलब ये कंबाइंड फॉर्म्स में अवेलेबल थे। दे वर कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग विथ वन और द अदर एलिमेंट टू फॉर्म द कंबाइंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था टू फॉर्म द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज द मीथेन गैस,
नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था फॉर्मिंग अमोनिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर रहा था टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, राइट। एंड इनफैक्ट आप कह सकते हो हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा था और फॉर्म कर रहा था वाटर, बट इतने हाई टेम्परेचर पे वाटर फ्लूइड स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट वॉज एग्जिस्टिंग एज सुपर हीटेड स्टीम। सो यहां पर जो वाटर अवेलेबल था इट वॉज एज सुपर हीटेड स्टीम। गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल, ठीक है। अब बात करते हैं हेवियर एलिमेंट्स की। तो ये तो बात होगी लाइटर एलिमेंट्स की। अब हेवियर एलिमेंट जो थे वो क्या कर रहे थे, अर्थ का कोर फॉर्म करने में हेल्प कर रहे थे। सो हेवियर एलिमेंट्स की बात की जाए तो हेवी एलिमेंट्स फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ। अब हेवी एलिमेंट्स की एग्जांपल के तौर पे यू कैन टेक निकल, आप निकल ले सकते हो, यू कैन इवन टेक आयरन एक्सेट्रा। तो ये जो एलिमेंट्स है दे वर फॉर्मिंग द कोर ऑफ द अर्थ, क्लियर। तो ये तो बात होगी हेवियर एलिमेंट्स की। नाउ जिस टाइम पर ये जो प्रिमिटिव अर्थ है ना, जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी, उस टाइम पर ऑक्सीजन वॉज नॉट फ्री इन दी एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में ऑक्सीजन जो आज हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, वो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। याद है आप सभी को, वो कंबाइंड थी विद हाइड्रोजन, रिमेंबर, फॉर्मिंग सुपर हीटेड स्टीम। तो ऑक्सीजन वॉज नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द एटमोसफेयर। अब जब ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, और ऑक्सीजन जब भी किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करती है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करती है, राइट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर बनाती, बट ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं थी, हाइड्रोजन अबंडेंट अमाउंट में थी, और हाइड्रोजन जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो वो उसको रिड्यूस कर देता है। तो एटमोसफेयर इन द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट वॉज रिड्यूसिंग टाइप बिकॉज फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी और हाइड्रोजन वॉज अबंडेंट एट दैट टाइम, क्लियर। तो यहां पर आपको रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमोसफेयर भी देखने को मिलता था ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। एंड उस टाइम पर अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशंस में जो सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। सो अल्ट्रा वायलेट रेज एंड द इंफ्रारेड रेज जो कि कहां से आती हैं, फ्रॉम द सन। सो यूवी रेज एंड द इंफ्रारेड रेज जो कि सन से आती हैं वो, साथ ही साथ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो कहां से आते होंगे, सोचो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस आते हैं बच्चों फ्रॉम दी लाइटनिंग, है ना। तो जब लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेयर में, तब इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उस टाइम पर प्रेवलेंट थी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कॉस्मिक रेज भी आ रही थी, और कॉस्मिक रेज जो होती है ना बच्चों, वो आती हैं, कॉस्मोस जो वर्ड है इट इज वर्ड यूज फॉर स्पेस। तो स्पेस से आने वाली जो रेडिएशन थी, उन रेडिएशंस का भी यहाँ पर रोल था इन दी प्रोविजन ऑफ एनर्जी टू दी अर्थ एट द टाइम। और उस टाइम पर प्रेवलेंट जो फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, दोज वर ऑल प्रेवलेंट, एंड ये सभी के सभी क्या कर रहे थे, दे वर प्रोवाइडिंग एनर्जी एट द टाइम टू द अर्थ। सो दे वर द एनर्जी सोर्स, रिमेंबर। सो यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, cosmic rays, electric discharges and volcanic eruptions were the source of energy on the primitive earth. So I hope the conditions of the primitive earth आपको समझ आ गई। तो बच्चों, प्रिमिटिव अर्थ के फॉर्मेशन और उस पर प्रेवलेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी उनको स्टडी करने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी मस्ट स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ बन तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो गई थी, बट उस पर लाइफ ओरिजिनेट की थी 500 मिलियन साल बाद, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो वो जो 4 बिलियन ईयर्स अगो कंडीशन ऐसी क्या हुई जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेवरल थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, राइट। और वो सेवरल थ्योरीज आपके सामने यहाँ पर ऐसे लिस्ट डाउन है। सो ये 5 थ्योरीज हैं जिनमें से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम बेसिकली इन थ्योरीज के पहले नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी वो थ्योरीज हैं, इनको हम शॉर्टली समझते हैं। जो हमारी मेन थ्योरी है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे डेफिनेटली। तो देखो, जो पहली थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। Then we have theory of cosmic panspermia. Then we have theory of spontaneous generation, जिसे हम theory of abiogenesis भी बुलाते हैं। Next theory है theory of biogenesis and last one is the operant Helden theory. So इन सारी theories को हम एक एक करके अब डील करने वाले हैं। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी पहली थ्योरी के साथ, विच इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब देखो, ये जो थ्योरी है ये एक माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है बच्चों, ओके, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर। तो इस थ्योरी के हिसाब से इस सृष्टि की संरचना ईश्वर ने की है, राइट। मतलब जितने भी आज आपको अलग अलग लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ पे दिखाई देते हैं, इनको भगवान ने बनाया है। और इन सभी थ्योरीज में, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अपने रिलीजियस बिलीफ के बेस पे मानती हैं, इन सभी के कुछ बेसिक 3 कॉनोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इन थ्योरीज का जो पहला कॉनोटेशन है, इट सेज अर्थ इज अबाउट ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। मतलब ये जो धरती है वो केवल 4000 साल पुरानी है। और हमने अभी तक देखा है कि
धरती बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इतना डिफरेंस आ रहा है, ओके। और ये प्योरली रिलीजियस बिलीव्स हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। क्लियर। सेकेंड जो कॉनोटेशन इस थ्योरी का है, इट सेज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज इस धरती पर आपको दिखाई देते हैं, जितने भी क्रीचर्स दिखाई देते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही बनाए गए थे। मतलब धरती के बनने से लेकर अब तक जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं ना आपके चारों ओर, वो ऐसे के ऐसे ही एग्जिस्ट करते थे। क्लियर, ओके। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड कॉनोटेशन कहता है जितनी भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है इन द क्रीचर्स और द लाइफ फॉर्म्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो धरती के बनने से लेकर अभी तक सेम है और आगे भी सेम रहेगी। ओके, सो इट सेज डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सो डाइवर्सिटी हमेशा सेम रहने वाली है, कोई नए क्रीचर्स नहीं आएंगे, कोई गायब नहीं होंगे, हमेशा डाइवर्सिटी सेम रहेगी। और इस धरती को बनाया किसने है इन थ्योरी के अकॉर्डिंग? भगवान ने। क्लियर। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जो कि इस थ्योरी में आते हैं। लेट अस टेक फर्स्टली विथ रिगार्ड्स टू क्रिश्चियनिटी। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन बिलीफ, जो वर्ल्ड है ना उसको क्रिएट किया था गॉड ने यूजिंग अ मटीरियल कॉल्ड प्राइमा। ठीक है, तो मटीरियल प्राइमा का इस्तेमाल करके गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था इन 6 days। ठीक है, 6 दिन में। और जो फर्स्ट मैन गॉड ने क्रिएट किया था वॉज एडम। ठीक है, और इस एडम को फॉर्म किया था फ्रॉम क्ले एंड द फर्स्ट वुमन क्रिएटेड वॉज ईव फ्रॉम हिज 12th rib। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिश्चियनिटी बिलीफ है, बट अगेन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, हेंस इट इज रिजेक्टेड। अनदर जो आपको बिलीव देखने को मिलता है ऑफ जो आपको हिंदुइज्म में देखने को मिलता है, दैट इज कि जो हमारे गॉड ऑफ क्रिएशन है लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने इस अर्थ पे प्रेजेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से बनाया है। सो लॉर्ड ब्रह्मा के डिफरेंट बॉडी पार्ट से इस अर्थ पे डिफरेंट क्रीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है। बट सिंस अगेन दिस इज प्योरली अ रिलीजियस बिलीफ, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, हेंस इस थ्योरी को भी हमें नकारना पड़ता है। बिकॉज अगर हम अर्थ की कार्बन डेटिंग और फॉसिल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करें ना, तो अर्थ की एज बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी पता चलती है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4000 साल पुरानी। इसका मतलब ये थ्योरीज बेसलेस है। नेक्स्ट थ्योरी दैट वी हैव ऑन स्क्रीन इज द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिनका ये बिलीफ है कि लाइफ एक्चुअली केम ऑन दिस अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, और इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कुछ अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स। अब कुछ अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स ऐसे थे जिनका मानना था कि लाइफ एक्चुअली डिफरेंट प्लैनेट से इस अर्थ पर आकर गिरी है, और वो भी आई है इन द फॉर्म ऑफ सम रेजिस्टेंट स्पोर्स। तो ये जो कुछ रेजिस्टेंट स्पोर्स इस अर्थ पे आकर गिरे थे, वो एक्चुअली डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं, और वो डिफरेंट प्लैनेट से लेकर आए हैं कुछ मेटेओरॉइड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है, और कुछ स्पेसशिप्स। तो मेटेओरॉइड्स एंड जो स्पेसशिप्स हैं वो डिफरेंट प्लैनेट से इन रेजिस्टेंट स्पोर्स को लेकर आए थे, और इन रेजिस्टेंट स्पोर्स को हम बुलाते हैं पैनस्पर्मिया। क्या बुलाते हैं? पैनस्पर्मिया। ठीक है, सो ये रेजिस्टेंट स्पोर जब अर्थ पे आकर गिरे, फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करे, और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को उन्होंने गिव राइज किया। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया वर्क करती है। पैनस्पर्मिया मैंने बता ही दिया है, इन रेजिस्टेंट स्पोर्स को कहा गया, और कॉस्मिक वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड कॉस्मोस, जिसका मतलब होता है स्पेस। तो स्पेस से आने वाले कुछ रेजिस्टेंट स्पोर्स से लाइफ ओरिजिनेट की है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट अगेन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, डेफिनेटली ये थ्योरी भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई। तो चलो बच्चों, बिगिन करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, विच इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी बुलाते हैं। अब ये जो थ्योरी है, इसको सपोर्ट करते हैं कुछ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे कि एरिस्टोटल एंड एम्पीडोक्लिस। सो एरिस्टोटल एंड एम्पीडोक्लिस जैसे जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इनका मानना था आज जितनी भी लिविंग थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, वो सभी की सभी ओरिजिनेट की हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। सो इनका मानना क्या था? लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। अब देखो यहाँ इनका मतलब क्या है, ए बायोजेनेसिस वर्ड का ए मीन्स होता है विदाउट, बायो वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड बायोस मीन्स लाइफ, है ना, और जेनेसिस का मतलब जनरेशन या फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो इनका क्या मानना था, जितनी भी आज आपको लाइफ फॉर्म्स दिखाई देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, दे ऑल अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल एंड दैट टू ए बायोजेनेटिकली। दैट मीन्स इनका जनरेशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे इनका मानना था, जैसे कि एरिस्टोटल का मानना था, जो आज हमको लिविंग इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं ना, ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम दिस नॉन लिविंग ड्यू। तो ये जो ड्यू होती है ना, उससे
अराइज करते हैं दीज लिविंग इंसेक्ट्स, ऐसा मानना था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, आज जो हमें कलरफुल बटरफ्लाई देखने को मिलती है हमारी गार्डन्स में, वो सभी अराइज करती हैं फ्रॉम चीज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और भी कुछ ऐसी बिलीफ से, आइए वो भी देख लें। तो यहाँ पर इनका और मानना था कि जो आज हमें फ्रॉग्स एंड टोड्स दिखाई देते हैं वो पॉन्ड्स के मडी बॉटम से अराइज करते हैं। तो जो पॉन्ड्स होते हैं उनके बॉटम में मड होती है ना, उस मड से अराइज करते हैं फ्रॉग्स एंड टोड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। एंड इनका ये भी मानना था कि आज जो हमें फ्लाइज देखने को मिलती हैं, लिविंग फ्लाइज, वो सब अराइज करती हैं फ्रॉम द रॉटन फ्लैश। बट ये जो थ्योरी थी, अगेन इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, और इसको डिस्कार्ड ऐसे ही नहीं किया गया, इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कार्ड किया था 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सो वन साइंटिस्ट वाज फ्रांसिस्को रेडी, जिसका एक्सपेरिमेंट आगे हम स्टडी भी करेंगे। तो रेडी इज पोलिंजानी, अनदर साइंटिस्ट, एंड द थर्ड वन वाज द लुइस पास्चर। तो इन 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से अराइज नहीं करती है, राइट। और तभी रोल आता है नेक्स्ट थ्योरी का, विच इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो बच्चों, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जिसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट हार्वी एंड हक्सले ने, ये कहती है कि लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट करती है। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है, राइट। और इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, और इसके प्रूफ आपको वही 3 साइंटिस्ट के मिलेंगे जिन्होंने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को एक्सपेरिमेंटली रिजेक्ट किया था। तो आइए देखते हैं दीज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेडी। तो फ्रांसिस्को रेडी ने यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स क्रिएट किए। अब उन्होंने 3 अलग अलग जार्स में कुक्ड एंड बॉइल्ड मीट को प्लेस किया। तो यहाँ पर तीनों जार्स में उन्होंने कुक्ड एंड बॉइल्ड मीट को प्लेस किया। एक जार को उन्होंने ओपन छोड़ दिया, दूसरे को उन्होंने टाइटली बंद किया विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क। तो एक कॉर्क पीस के थ्रू उसको टाइटली बंद कर दिया। एंड तीसरे जार पे उन्होंने क्या किया, उसको कवर किया विद द हेल्प ऑफ अ मसलिन क्लॉथ, या फिर एक आप कह सकते हो गॉज कवर, ठीक है, जिसमें कि आपको ना इजीली कुछ स्पेस नजर आएगी, मतलब बीच में उनके आपको कुछ पोर्स नजर आते हैं। दैट इज वाई जो स्मेल है मीट की वो इजीली इनसे बाहर हो सके। ओके, सो अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ना कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा जितने भी मीट के पीसेस उन्होंने डाले थे इन ऑल दीज जार्स, दे ऑल गॉट रॉटन, सब सड़ गए थे, ठीक है, ओके। बट जो मैगेट्स हैं, मैगेट्स वो आपको सिर्फ देखने को मिले ऑन द मीट पीस जो कि ओपन कंटेनर में प्रेजेंट था। तो ओपन कंटेनर में प्रेजेंट ये जो मीट या फ्लैश का पीस था उसमें मैगेट्स डेवलप्ड थे, वाइल और भी आपको कहीं पर देखने को मिले। जल्दी से देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पर देखो सेकंड वाले कंटेनर में कोई भी मैगेट्स नहीं देखने को मिले, वाइल मैगेट्स आपको अगेन देखने को मिले इन द थर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जहाँ पर मैगेट्स मीट के ऊपर नहीं थे बल्कि दे वर प्रेजेंट ऑन दिस मसलिन क्लॉथ। अब ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज जो रॉटन मीट था ना, उसकी स्मेल ने फ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। तो जब फ्लाइज आई ना ऑन द मीट पीस इन द फर्स्ट कंटेनर, लेट्स सपोज ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो सिंस यहाँ पर इस फ्लैश से निकलने वाली जो स्मेल थी उससे अट्रैक्ट होकर फ्लाइज आई, फ्लाइज इस मीट के पीस पर बैठी, सो दे लेड देयर एग्स, और एग की हैचिंग से निकले द मैगेट्स, राइट। तो मैगेट्स इसलिए यहाँ पर पहुँच पाए। सेकेंड वाले कंडीशन में क्यों कोई भी फ्लाई और कोई भी मैगेट नहीं आया? बिकॉज इट वॉज टाइटली क्लोज्ड। इससे क्या हुआ, जो भी रॉटन फ्लैश था उसकी स्मेल बाहर नहीं गई। अब अगर फ्लैश की स्मेल ही बाहर नहीं जाएगी तो फ्लाइज उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो इस कॉर्क पीस के ऊपर आके बैठेंगे भी नहीं। डेफिनेटली जब बैठेंगे नहीं तो अपने एग ले नहीं करेंगे, और एग नहीं ले करेंगे तो उसकी हैचिंग से मैगेट्स भी नहीं डेवलप होंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई भी मैगेट्स डेवलप नहीं हुए। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या था, यहाँ पर भी आपको रॉटन फ्लैश देखने को मिल रहा है जिसकी स्मेल जो थी वो इजीली बाहर आ सकती थी, बिकॉज जो मसलिन क्लॉथ था उसमें से पोर्स के थ्रू ये जो स्मेल थी वो बाहर जा रही थी, राइट। बट ये पोर्स इतने बड़े नहीं थे दैट द फ्लाइज जो अट्रैक्ट होकर स्मेल की तरफ आ रही हो वो एंटर कर जाएं इनटू दिस जार जो कि ऑलरेडी कवर्ड था विद दिस मसलिन क्लॉथ। इसीलिए जो भी फ्लाइज थी वो जाके इस मसलिन क्लॉथ पर ही बैठ गई और अपने एग्स को इसी मसलिन क्लॉथ पर ही ले किया, जिनकी हैचिंग से मैगेट्स डेवलप हुए जो कि देखने को मिले। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से फ्रांसिस्को रेडी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि मैगेट्स एक्चुअली में एक रॉटन फ्लैश से डेवलप नहीं होते हैं, बल्कि दे डेवलप फ्रॉम दी हैचिंग ऑफ दी फ्लाइज एग, जब वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द स्मेल ऑफ द रॉटन फ्लैश। ठीक है, तो रॉटन फ्लैश की स्मेल से अट्रैक्ट होकर
फ्लाइज आती हैं, एग ले करती हैं और जिनकी हैचिंग से मैगट डेवलप होते हैं, ना कि मैगट्स का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम दी मीट फीसेस, राइट। तो ये बात इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी थी कि कैसे एक रॉटन मीट फ्लैश जो है वो कहीं पर भी मैगट्स को डेवलप नहीं करेगा। तो बच्चों आइए समझते हैं अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि कंडक्ट किया था स्पोलेंजानी ने। अब स्पोलेंजानी का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ऐसे समझना है, स्पोलेंजानी ने एक फ्लास्क लिया और उसमें हे इन्फ्यूजन पोर किया। हे इन्फ्यूजन इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ईस्ट, राइट। तो यहां पर उन्होंने इस पर्टिकुलर इन्फ्यूजन को कॉर्क कंडीशन में, मतलब कॉर्क से इसको टाइटली फिट करने के बाद ना हीट किया। दैट मीन्स उन्होंने इस हे इन्फ्यूजन को सबसे पहले तो स्टेरिलाइज किया, मतलब जितने भी माइक्रोब्स इसके अंदर प्रेजेंट थे उन सभी को किल कर दिया, फाइन, ओके। एंड देन इस पर्टिकुलर फ्लास्क को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। सो आफ्टर सम डेज व्हेन ही ऑब्जर्व्ड, ही सॉ कि ये जो फ्लास्क के अंदर हे इन्फ्यूजन था उसमें कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई थी, देयर वाज नो माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब ये जो हे इन्फ्यूजन था ये अभी भी स्टेरिलाइज था, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने अब इस कॉर्क को ही रिमूव कर दिया। अब कॉर्क रिमूव होने का मतलब क्या है, यहां पर एयर का एक्सपोजर होने वाला है टू दिस मिक्सचर हे इन्फ्यूजन से, तो एयर अब कांटेक्ट में आने वाली है और एयर में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स भी। तो ये जो माइक्रोबियल स्पोर्स थे, दीज आर व्हाट, माइक्रोब्स, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोबियल स्पोर्स भी हो सकते हैं। सो जब ये माइक्रोबियल स्पोर्स जाके फॉल करेंगे इन दिस हे इन्फ्यूजन, व्हाट विल हैपन, एक थिक ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स देखने को मिलती है। तो यहां पर थिक माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिली। इसीलिए स्पोलेंजानी ने ये स्ट्रांगली आर्ग्यू किया that the microbial growth was actually due to microorganisms which were present in the air। तो इनका ऐसा मानना था, इन्होंने इस बात को यहाँ पर क्लियरली डिस्टिंक्ट किया कि एयर की वजह से नहीं यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। इनफैक्ट उनका ये कहना था एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्पोर्स होते हैं जब वो न्यूट्रिएंट मीडियम से जाके कांटेक्ट में आते हैं तब जाके वो माइक्रोब्स के जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसीलिए माइक्रोब्स की यहाँ पर आपको फ्लरिशमेंट देखने को मिलती है, दे फ्लरिश इन दीज एनवायरनमेंट, राइट। इस तरीके से स्पोलेंजानी ने भी बता दिया भाई अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तीसरा जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था लुईस पास्चर ने। तो चलो बच्चों देखते हैं पास्चर का एक्सपेरिमेंट। अब देखो पास्चर का ये जो एक्सपेरिमेंट है ना उसको हम एक और स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं, बिकॉज पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एपरेटस इस्तेमाल किया था वो काफ़ी अलग था। उन्होंने एक ऐसे फ्लास्क का इस्तेमाल किया जिसकी जो गर्दन थी ना वो स्वान की नेक की तरह थी। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया द स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसे समझना है ये जो स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है वो फेमस है पास्चर का, और कैसे ये जो एपरेटस है वो हेल्प करता है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वील ट्राई टू फिगर इट आउट। सो यहाँ पर पास्चर ने क्या किया, आइए देखते हैं द एक्टिविटी दैट ही परफॉर्म्ड। सबसे पहले उन्होंने इस फ्लास्क के अंदर प्लेस किया द हे इन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर हे इन्फ्यूजन को पोर करने के बाद उन्होंने इसको किया बॉयल। बॉयल क्यों किया, यस, टू मेक दिस सोल्यूशन स्टेराइल, माइक्रोब्स फ्री। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके इस सोल्यूशन को स्टेराइल बनाने के लिए उन्होंने इसको बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद उन्होंने वेट किया। अब ये जो वेट था ना ये इतना लंबा था, इट वॉज ओवर 18 मंथ्स, 18 महीनों बाद तक भी इस पर्टिकुलर हे इन्फ्यूजन में कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर नो ग्रोथ यानी कि नो माइक्रोब्स सीन। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हो सकता है, सोचो एक बार। द रीजन इज एक्चुअली एयर में जो भी जर्म्स प्रेजेंट थे या माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, सो माइक्रोब्स या जर्म लेडन एयर जो थी वो एक्चुअली इस हे इन्फ्यूजन तक पहुंच ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ द कर्व्ड नेक ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लास्क। क्योंकि जो एयर थी वो जाके बेसिकली यहाँ पर इस फ्लास्क के नेक में ही ट्रैप रह गई, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। इसीलिए जो माइक्रोब्स थे वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम तक पहुँच ही नहीं पाए और वहाँ पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं शो कर पाए। ठीक है, वाइल अब उन्होंने क्या सोचा, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, तो उन्होंने अपने इस फ्लास्क की स्टेम को ही ब्रेक कर दिया।
अब देखो क्या किया उन्होंने, अगेन अपना हे इन्फ्यूजन को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ये जो स्टेम थी ना इसको ही कट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। इससे क्या हुआ, अब जो एयर थी वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी विद द फ्लास्क। तो एयर से क्या होगा, माइक्रोब जो थे वो आसानी से इस हे इन्फ्यूजन में जाकर गिरेंगे, और जब वो यहाँ पर गिरेंगे तो उसके बाद वो अपनी ग्रोथ शो करेंगे दिस मीडियम। तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो एज एन यहाँ पर देखने को मिली भी। तो उन्होंने इस बात को फाइनली ये प्रूव किया कि एक्चुअली जो नए लाइफ फॉर्म्स हैं वो ओरिजिनली एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही एग्जिस्ट करते हैं। नए माइक्रोब्स एक्चुअली एयर में प्रेजेंट ओरिजिनली एग्जिस्टिंग माइक्रोब से ही आए हैं, और इस तरीके से उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को यहाँ पर प्रमोट किया और वेरीफाई कर दिया। तो बच्चों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं टुवर्ड्स द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी। अब जो ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी है, जैसा कि नाम बता रहा है, इनको साइंटिस्ट ऑपरेन और हेल्डेन ने ही प्रपोज किया था। उनके नाम देख लीजिए, वन इज सर AI ऑपरेन हु इज फ्रॉम रशिया। सो अलेक्जेंडर ऑपरेन वॉज फ्रॉम रशिया एंड JBS Haldane was from England. So JBS Haldane and AI Operan ने theory को jointly propose किया था, but ये जो theory थी it was published in Operan's book. So Operan की जो book थी जिसका नाम था Origin of Life, उसमें ये theory publish की गई। और इस थ्योरी का मानना यह है कि लाइफ जो थी या फिर जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो एक्चुअली आया था फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इनका क्या मानना था, देखो इनका मानना था लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं आई है। जो पहला लाइफ फॉर्म था वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट लाइफ फॉर्म है ना, वो आया है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो भाई एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिससे पहला लाइफ फॉर्म बना, और उस लाइफ फॉर्म के बाद उस लाइफ फॉर्म से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बने, जो कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रपोज करती है। बट पहला जो लाइफ फॉर्म है वो कहाँ से आया था, उसका जवाब इस थ्योरी में मिलता है, दैट इज इट केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज एक्चुअली प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। मतलब लाइफ के ओरिजिनेट होने से पहले इस धरती पर केमिकल्स का एवोल्यूशन हुआ, ओके और वो केमिकल्स में से कोई एक केमिकल ऐसा होगा जिसने एक्चुअली फर्स्ट लिविंग फॉर्म को गिव राइज किया होगा। क्लियर है कि नहीं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो लाइफ है ना वो एक्चुअली ओशंस या सीज के अंदर डेवलप हुई थी, इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम एक एक करके ब्रेक करेंगे और यहाँ पर उसको अच्छे से समझेंगे। उसके पहले भी आपको एक चीज़ समझनी है, इस थ्योरी को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। ये थ्योरी 3 पार्ट्स में बताती है अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन को। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स, देखिए पहला है द कीमोजेनी। ठीक है, तो कैसे केमिकल्स का एवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद आता है बायोजेनी, एंड जो थर्ड स्टेप है दैट इज कॉग्नोजेनी। अब ये तीनों क्या होते हैं इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सो आई होप द बिगिनिंग इज क्लियर। चलो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कीमोजेनी। चलो देखते हैं कीमोजेनी के स्टेप को। अब कीमोजेनी वर्ड का मतलब होता है केमिकल एवोल्यूशन, कि कैसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ केमिकल्स फॉर्म हुए, जिनमें से कुछ केमिकल्स आगे जाके लाइफ यानी कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म में डेवलप हुए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कीमोजेनी एक्चुअली बिगिन कैसे करी। तो कीमोजेनी की कहानी तब से स्टार्ट होती है जब अर्थ फॉर्म हुई थी। अब अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था याद होगा आप सभी को, अर्थ फॉर्म हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले अब क्या कंडीशंस प्रेवलेंट थी उस प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में, मैंने आपको बताई थी, जिनमें से जो की फीचर्स आपको याद आ रहे होंगे, इस फिगर को ही देख के याद आ गया होगा, उसका बहुत हाई टेम्परेचर। तो याद है जिस टाइम पर अर्थ फॉर्म हुई थी वहां पर हाई टेम्परेचर प्रेवलेंट था, याद है। साथ ही साथ इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, दैट मीन्स द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। सो एटमॉस्फेयर कैसा था, एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। और तो और इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, थंडरिंग और साथ ही साथ वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, राइट। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टाइम पर जब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ फॉर्म हुई थी ना, तो उस पर आपको एटॉमिक फॉर्म में वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल थे, वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल थे जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं। कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं, वो भी एटॉमिक स्टेज में प्रेजेंट थे बच्चों, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, हीलियम एंड ऑल। जिनमें से आपको ये
मेन जो चार देखने को मिल रहे हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो प्रेजेंट है, इवन फॉस्फोरस ऑल्सो। सो ये जो बेसिक एलिमेंट्स थे, इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट था उस टाइम पर, दैट वाज हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इन सभी एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट था। अब ये अबंडेंट था तो इसका मतलब ये अलग अलग एलिमेंट के साथ इतने हाई टेम्परेचर पे, मैंने आपको बताया था जब भी 4000 से 5000 डिग्रीज का ये जो टेम्परेचर रेंज था, या 5000 से 6000 वाला, इतने हाई टेम्परेचर पे ये एलिमेंट्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे नीड टू कंबाइन विद वन अनदर। सो सबसे ज़्यादा लेकिन हाइड्रोजन था, इसलिए हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया, इनफैक्ट खुद से भी कंबाइन किया, बट अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन किया। तो जब ये हाइड्रोजन कंबाइन करता है विथ कार्बन, तो ये हाइड्रोजन देखो जब कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, विच इज द मीथेन। ठीक है। सिमिलरली जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सो इट फॉर्म्स वाटर। क्या फॉर्म करता है? वाटर। बट इतने हाई टेम्परेचर पर आई टोल्ड यू वाटर वाज नॉट एग्जिस्टिंग इन द फ्लूइड स्टेट, वो एग्जिस्ट कर रहा था एज सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो कि एक फर्स्ट इनऑर्गेनिक आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। सिमिलरली ये हाइड्रोजन इवन नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता और वहाँ पर फॉर्म किया था उसने अमोनिया को, जो कि अनदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर अमोनिया एंड वाटर, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द केमिकल एवोल्यूशन वाज मीथेन। वाइल ये आगे भी रिएक्ट किया, ये खुद से भी रिएक्ट किया टू फॉर्म दी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन भी आपस में रिएक्ट किए टू फॉर्म दी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन भी फॉर्म किए टू फॉर्म HCN। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स फॉर्म हो रहे थे। सो दीज केमिकल्स वर बीइंग फॉर्म्ड, बट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगा। सो अर्थ का टेम्परेचर जब कम हुआ ना, तो ये जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम, दे फेल ऑन टू द अर्थ। तो वो अर्थ के ऊपर रेन्स के फॉर्म में फेल किए, और ये जो रेनफॉल हुए ना, दिस वॉज कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि टॉरेंशियल रेनफॉल्स हुई थी, जिनसे क्या हुआ, अर्थ पे प्रेजेंट जो डिप्रेशन थी वो वाटर से फिल्ड अप हो गई। ओके, सो वाटर से ये फिल्ड अप हो गई बच्चों, और जितने भी ये केमिकल्स फॉर्म हुए थे मॉलिक्यूलर स्टेज में, ये आपस में रिएक्ट करने लगे इनसाइड दैट वाटर। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब ये मॉलिक्यूलर स्टेज वाले एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होता है कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हुए नजर आए बाय द रिएक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूलर स्टेज कंपाउंड्स। जैसे कि सिंपल में अगर आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हुआ, कीटोन्स, अल्कोहल्स, शुगर्स लाइक पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर्स। आपको पता है ना, पेंटोज आगे जाके राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में इवॉल्व हुई थी, याद होगा आप सभी को, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है। हेक्सोज शुगर भाई ऑब्वियसली हमारा एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज, तो वो भी एक हेक्सोज शुगर है, उनका फॉर्मेशन रिक्वायर्ड था। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमाइनो एसिड्स भी आए, फैटी एसिड्स जो कि कॉम्पोनेंट्स हैं किसके, लिपिड्स के, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो कि कंपोनेंट्स माने जाते हैं ऑफ द लिपिड्स, वो भी फॉर्म हुए। और तो और प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स जो कि क्या हैं, द नाइट्रोजनस बेसिस, ये भी फॉर्म हुई। तो इस तरीके से ड्यू टू द रिएक्शंस इन दी वाटर, जब पानी गिरा ना ऑन दी कंडेंसेशन ऑफ दी वाटर वेपर्स, जब वो फिल हुआ इनटू दीज डिप्रेशंस ऑन दी अर्थ, तो ओशंस फॉर्म हुई, और उन ओशंस में फॉर्मेशन हुआ इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो रिएक्शंस यहाँ तो रुकने वाली नहीं थी, अब ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपस में रिएक्ट करें टू फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बुलाते हैं। सो दे फॉर्म्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि जितने भी अमाइनो एसिड्स थे वो आपस में रिएक्ट करें टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड प्रोटीन्स, राइट। सिमिलरली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आपस में रिएक्ट किए फॉर्मिंग द लिपिड्स। उसके बाद जितनी भी हेक्सोसिस शुगर्स थी, डिफरेंट शुगर्स थी, वो आपस में रिएक्ट करी टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या थे, द पेंटोज शुगर, दी नाइट्रोजनस बेसिस एंड दी फॉस्फेट। तो ये आपस में रिएक्ट किए फॉर्मिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये आगे जाके आपको पता ही है, आगे जाके ये फॉर्म करने वाले हैं द न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये आगे जाके न्यूक्लिक एसिड्स भी जैसे कि डीएनए एंड आरएनए को भी फॉर्म किए, एंड द फर्स्ट फॉर्म्ड न्यूक्लिक एसिड वाज बेसिकली आरएनए।
ठीक है, इसको हम आगे भी एविडेंटली देखने वाले हैं। तो आपने देखा कि कैसे वो जो ओशंस या फिर सीज डेवलप हुए थे उनके अंदर न्यूट्रिएंट रिच मिक्सचर प्रेजेंट था, मतलब वहाँ पर सारे के सारे ये जो न्यूट्रिएंट्स थे जो कि एक्चुअली आज हमारे प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, हमारे सेल के अंदर आपको ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, आपको प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डीएनए वगैरह तो मिलता ही है। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हमारे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा हैं वो एक्चुअली उस न्यूट्रिएंट रिच ओशंस में प्रेजेंट थे। इसीलिए हैल्डेन ने उस पर्टिकुलर ओशंस को नाम क्या दिया? He called it the hot soup or the prebiotic soup. So याद रखिएगा, जिन ओशंस में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उनको हैल्डेन ने नाम दिया था एज द प्रीबायोटिक सूप। और एक और नाम भी है इसी सूप का जिसको कि हम इवन बुलाते हैं एज दी हॉट डाइल्यूट सूप। तो इस तरीके से वो वेरियस केमिकल्स जो कि आगे जाके प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म कर रहे हैं, विच कैन गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ द वेरी फर्स्ट लाइफ फॉर्म, वो यहाँ पर फॉर्म हुए। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ कीमोजेनी और द केमिकल एवोल्यूशन। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं द सेकंड स्टेप ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू ऑपर एंड हेल्डेन थ्योरी, एंड दैट इज बायोजेनी, जिसको कि हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी बुलाते हैं। अब जो बायोजेनी है ना, इसको फॉर आवर कन्वीनियंस हम दो स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहला स्टेप है इज द ओरिजिन ऑफ द प्रोटोबायोन्स एंड द सेकंड स्टेप वुड बी द ओरिजिन ऑफ द प्रोटोसेल्स, जिन्हें हम ईओबायोन्स भी बुलाते हैं। वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी के लिए प्रोटोबायोन्स क्या होते हैं, कैसे ओरिजिनेट किए, उनको स्टडी करते हैं। सो मैंने आपको बताया था, हमने केमिकल एवोल्यूशन को एंड किया था व्हेन द ओशंस वर फॉर्म्ड, और उन ओशंस के अंदर क्या प्रेजेंट थे? द मैक्रोमोलिक्यूल्स और द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। अब क्या हुआ समय के साथ साथ ना, व्हाट हैपेंड वाज, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ये एक साथ क्लस्टर किए, एक साथ इकट्ठा हुए, दे गॉट एग्रीगेटेड। तो ये एक साथ एग्रीगेट किए to form a large colloidal drop. So what they formed was a large colloidal drop of macromolecules. और उस large colloidal drop of macromolecules which is nothing but the cluster of macromolecules को ही हम प्रोटोबायोन्स बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दे हैव गॉट क्लस्टर्ड टुगेदर, एक साथ क्लस्टर्ड फॉर्म में जब वो एग्जिस्ट करते हैं ना, दिस फॉर्म अ लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप, और उस ड्रॉप को ही हमने प्रोटोबायोन्स का नाम दिया। अब इस प्रोटोबायोन्स के हम फीचर्स को देखते हैं। ये जो प्रोटोबायोन्स थे ये सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर सकते थे, दैट मीन्स इनके अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा होता था, कुछ ना कुछ बन रहा होता था। दैट मीन्स दे वर एबल टू शो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जहाँ पर कुछ ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म मतलब जहाँ पर कुछ बिल्डिंग अप होती है, कुछ बिल्डअप होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें टूट रही थी, कुछ कुछ चीज़ें बन रही थी। इसका मतलब दे वर एबल टू शो द रिएक्शंस टू कैरी आउट लाइफ। इसका मतलब दे वर एबल टू शो सिंपल मेटाबॉलिज्म। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ओके। देन उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था दैट वाज दे एग्जिबिटेड ग्रोथ, मतलब ये अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब करके अपना साइज भी इंक्रीज कर पा रहे थे। दैट मीन्स दे वर एबल टू शो ग्रोथ। ये बात भी याद रखिएगा। बट इनके साथ एक ड्रॉबैक था, ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म तो शो कर पा रहे थे बट लाइफ की एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ये एग्जिबिट नहीं कर पा रहे थे, दैट वाज दे वर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पा रहे थे, दिस वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। ठीक है, ऐसे प्रोटोबायोन्स को लैबोरेटरी में सर्टेन साइंटिस्ट ने भी प्रिपेयर करके दिखाया है। तो एग्जांपल्स के तौर पर लेट मी टेक वन एग्जांपल। इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था AI ऑपरेन ने, जो कि इसी थ्योरी के वन ऑफ द प्रोपाउंडर्स हैं। सो AI ऑपरेन ने ऐसे ही एक प्रोटोबायोन को लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया था विदाउट अ लिपिड मेम्ब्रेन अराउंड इट। ओके, एंड ही कॉल्ड सच प्रोटोबायोन्स एज कोएसरवेट्स। क्या बुलाया उन्होंने इसको? कोएसरवेट्स। तो यहां पर याद रखिएगा AI ऑपरेन ने प्रोटोबायोन प्रिपेयर किया लैबोरेटरी में विदाउट अ लिपिड मेम्ब्रेन, इसीलिए यहां पर इसको नाम दिया कोएसरवेट। और ऐसे ही प्रोटोबायोन को प्रिपेयर किया था वन ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड सिडनी फॉक्स ने। ओके, और सिडनी फॉक्स ने एक्चुअली जो यहाँ पर सिंथेसिस किया था जिस प्रोटोबायोन का, वो एक प्रोटीनॉइड बॉडी थी जिसके चारों तरफ एक लिपिड कोट था। मतलब सेंटर में
प्रोटीन्स या फिर आप कह सकते हो अमाइनो एसिड्स की शॉर्ट चेन्स का क्लस्टर था और उसके चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन थी, बीच में प्रोटीन्स के क्लस्टर्स और चारों तरफ लिपिड मेम्ब्रेन। इस टाइप के प्रोटोबायोन को सिडनी फॉक्स ने नाम दिया था माइक्रोस्फेयर। क्या नाम दिया था? माइक्रोस्फेयर। तो याद रखिएगा, कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फेयर्स आर सिंथेटिकली या फिर आप कह सकते हो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्रोटोबायोन्स, ठीक है, जो कि इन दो साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए थे। सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्स। आई होप इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी ओरिजिन ऑफ द प्रोटोसेल्स, जिन्हें हम इओबायोन्स भी बुलाते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम समझते हैं द ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं। याद करो जल्दी से, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, दे वर ऑल्सो कॉल्ड इओबायोन्स। तो रिमेंबर, ये जो इओबायोन्स हैं ये डिराइव ही हुए हैं फ्रॉम दी प्रोटोबायोन्स, राइट। और हमेशा याद रखना है, जब भी वर्ड प्रोटो आता है उसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज फॉर्म्ड फर्स्ट। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं द ओरिजिन ऑफ दी फर्स्ट फॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। ओके, सो हमने अपनी लास्ट जो कहानी थी वो कहाँ तक छोड़ी थी? हमने देखा था प्रोटोबायोन्स की कंडीशन, जो कि क्या थे? दे वर द क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और उन मैक्रोमोलिक्यूल्स में से वन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल वाज न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है, ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में न्यूक्लिक एसिड जो कि इन प्रोटोबायोन्स के अंदर प्रेजेंट है, उनमें म्यूटेशंस की फिनोमिना अकर करती है। म्यूटेशंस आप सभी जानते हो, हम पढ़ के आए हैं पिछले ही चैप्टर में। म्यूटेशन से क्या होगा? म्यूटेशन से ये होता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, ये न्यूक्लिक एसिड्स अपने अंदर खुद की दूसरी कॉपी बनाने का मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। मतलब दे डेवलप द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर बिकमिंग एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब खुद की कॉपी बनाना स्टार्ट करने की इनके अंदर मैकेनिज्म, जो एफिशिएंसी है ना, वो डेवलप हो जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड्स अब प्रोटीन के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और ऐसे न जाने कितने न्यूक्लियोप्रोटीन्स का जब क्लस्टर सराउंड हो जाता है बाय अ लिपिड कोट, तो उसे हम बुलाते हैं द प्रोटोसेल्स और द इओबायोन्ट। तो देखो क्या हुआ, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स surrounded by the lipid coat would be called the protocells or the eobiont। ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म्ड क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म्ड सेल हुआ, ओके, फर्स्ट फॉर्म लाइफ। और याद रखिएगा, जो ये न्यूक्लियोप्रोटीन से दे वर द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। The first sign of life is the formation of nucleoprotein and the formation of first life form is the protocell, ठीक है। ओके, अब लेटर इन ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अगेन ये जो प्रोटोसेल्स डेवलप हुए थे ना, ये अंडरगो करते हैं मोर म्यूटेशन, जिनकी वजह से ये प्रोटोसेल्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और तो और कॉम्प्लेक्स होने के साथ दे ऑल्सो बिकम एफिशिएंट इन यूजिंग ऑल द मटीरियल विच आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी इनके पास मटीरियल अवेलेबल है ना, उसको ये ज़्यादा एफिशिएंटली अब्जॉर्व करके, उनको यूटिलाइज करके दे डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ into the prokaryotic cell. So later these protocells developed into the prokaryotes. This is how the protocells actually got developed into the prokaryotes, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटोसेल्स के फॉर्मेशन के टाइम या ओरिजिन के टाइम पे ही मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रपोज करना चाहता हूँ। दैट वाज प्रपोज्ड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम सिडनी ऑल्टमैन। सिडनी ऑल्टमैन ने 1980 में इस चीज़ का खुलासा किया कि जो आरएनए है ना, उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। सो ही फाउंड दैट आरएनए हैज सर्टेन कैटालिटिक एबिलिटीज, जिन्हें हम राइबोजाइम बुलाते हैं। तो याद है ना, हमने पढ़ा था 23S वाला जो आरएनए था ऑफ द लार्जर सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, उसके पास एबिलिटी है टू कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता था। तो इसका मतलब उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है, तो वो एक्ट करता है एज राइबोजाइम। तो इनका ऐसा मानना था कि आरएनए के पास वो सारी कैपेबिलिटी थी, दैट मीन्स वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट भी कर पा रहा था, वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर पा रहा था विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन और एनी डीएनए। इसका मतलब आरएनए इटसेल्फ वाज सेल्फ सफिशिएंट एट दैट टाइम। इसीलिए उस टाइम पे आरएनए मस्ट बी डोमिनेटिंग एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसीलिए आरएनए का एक टोटल ही अलग वर्ल्ड है, दैट इज कॉल्ड दी आरएनए वर्ल्ड। और आरएनए से ही ड्यू टू मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन डीएनए फॉर्म हुआ, जो कि आज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। गॉट दिस पॉइंट? सो आरएनए वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज प्रपोज्ड बाय सिडनी ऑल्टमैन ओनली आफ्टर द डिस्कवरी दैट आरएनए हैज राइबोजाइम और द एंजाइमेटिक एक्टिविटी,
तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट स्टेप ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट हेल्डेन थियरी, एंड दैट इज द कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी में हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 3 थिंग्स पढ़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड हैं विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे किसी चीज़ को परसीव करना सीखे, कैसे अपना एक्सप्रेस करना सीखे और कैसे कम्युनिकेट करना सीखे, उन चीज़ों को, उनके मैकेनिज्म्स को हम स्टडी करते हैं इन दी कॉग्नोजेनी। तो यहाँ पर हमें देखना है 3 चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं ओवर द टाइम। वन इज परसेप्शन, second is expression, and the third one is communication। ठीक है, तो ये 3 चीजें कैसे इवॉल्व किए हैं ओवर द टाइम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डीलिंग अंडर कॉग्नोजेनी। क्लियर? चलो, बायोजेनी के एंड पे तुमने देखा था कि कैसे प्रोकैरियोट्स फाइनली फॉर्म हुए थे बाय दी प्रोटोसेल। देखा था कि नहीं देखा था? याद आ गया? ओके, तो प्रोकैरियोट्स फाइनली फॉर्म हुए, मतलब जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो एक बैक्टीरियल सेल की तरह आपको नजर आएगा, जहां पर न्यूक्लिक एसिड उनका साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता हुआ नजर आता है। क्लियर? तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो फर्स्ट फॉर्म्ड सेल था, जिसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज थी? एक्चुअली इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उस टाइम पर दैट वाज हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ये अपने सराउंडिंग से फूड को कैप्चर करता था। क्लियर? बट दोज वर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। इसका मतलब ये एक कीमो हेट्रोट्रॉफ था। ठीक है, तो ये केमिकल्स को सराउंडिंग से यूटिलाइज करता था टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फाइन, बट ऑल ऑफ अ सडन बोले तो इतना भी फास्ट नहीं, बट येस, ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में यू विल सी कीमो हेट्रोट्रॉफिक इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ चेंज आता है, एंड दैट चेंज इज इन द फॉर्म ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अ पिगमेंट, अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अब ये जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल है बच्चों, नाम बता रहा है क्लोरोफिल इसके पास प्रेजेंट है। डेफिनेटली ये सनलाइट को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड को फॉर्म कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा, बट जो यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए टू रिड्यूस द कार्बन, वो आता है फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नॉट वाटर। अनलाइक ग्रीन प्लांट्स जो आज हम देखते हैं ना, वो वाटर से हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया थे, सिंस दे वर हैविंग बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये अपना हाइड्रोजन डिराइव करते थे फ्रॉम दिस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से, और सल्फर को रिलीज करते थे, एंड इसीलिए ये जो बैक्टीरिया थे दे वर मोस्टली द प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया। तो प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया दे वर एक्चुअली नथिंग बट द कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऑफ दैट टाइम। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड वाज, इस बैक्टीरियोक्लोरोफिल के अंदर भी कुछ चेंज आया, इसमें कुछ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स हुए, इसका मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। जब मॉलिक्यूल चेंज हुआ तो क्या हुआ? ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल चेंज होके बन गया क्लोरोफिल। क्या बन गया? क्लोरोफिल में इवॉल्व हो गया। अब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, इसका मतलब ये जो पिगमेंट है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हाइड्रोजन सोर्स है ना, वो लेती है नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, वो लेती है फ्रॉम वाटर। तो इसका मतलब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स डेवलप हुए फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे वर यूटिलाइजिंग वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स। तो जब ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगी फ्रॉम द वाटर तो क्या होगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन वुड बी इवॉल्व, यानी कि एनवायरनमेंट में पहली बार ऑक्सीजन आ रही थी फ्री फॉर्म में। ओके, और ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सबसे पहली बार इस अर्थ पे थ्राइव किए थे, दे वर साइनोबैक्टीरिया। दिख रहा है आपको? साइनोबैक्टीरिया, द ब्लू ग्रीन एल्गी, दे वर द फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स जिन्होंने वाटर का इस्तेमाल करके फूड का सिंथेसिस किया था और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किया था। सो ऑक्सीजन धीरे धीरे ओशन में बढ़ने लगी क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा था एवोल्यूशन के कोर्स में। सो जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, ऑक्सीजन लिबरेट करने लगी इनटू द एटमॉस्फेयर, और आता है एक बड़ा चेंज इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। आइए समझते हैं क्या है ये ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। तो बच्चों, हमने देखा था कॉग्नोजेनी के एंड में डेवलप होने वाले साइनोबैक्टीरिया ने अर्थ के हिस्ट्री में कैसा एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया, जिसको हम
ऑक्सीजन रेवोल्यूशन बुलाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जिस ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे थे एट सच अ फास्ट रेट, उसने अर्थ में बहुत सारे चेंजेस किए जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहला चेंज ये था बच्चों, आज से पहले जो अर्थ पर रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर होता था जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस होती थी, वो अब चेंज होने लगा टू ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि अब फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो रही थी बाय द मास एक्टिविटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आया समझ की नहीं? तो ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा अमाउंट में बनना क्या बता रहा था कि ऑक्सीजन अब ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा, फ्री अमाउंट में अवेलेबल होने वाला है टू ऑक्सीडाइज द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट होता है। तो जितनी भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल थी ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अमोनिया और मीथेन जैसी गैसेस को ऑक्सीडाइज कर देती है। और ऑक्सीडेशन के बाद आपको पता है अमोनिया जब ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा तो वो रिलीज करेगा नाइट्रोजन गैस एंड वाटर को। सिमिलरली जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ मीथेन दिखाया जा रहा है, मीथेन का भी जो कंबस्टन होता है या ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वर सीन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन थी बच्चों, ये अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन के फॉर्म में भी डेवलप होने लगी। तो इसका मतलब ओजोन लेयर का भी डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम दिस फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि आज हम जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट द यूवी रेज जो कि हमें सन से यहाँ पर बचाती है, राइट? ओके। और तो और ऑक्सीजन का फ्री फॉर्म में अवेलेबल होना एक्चुअली प्रॉम्प्ट करता है टू सर्टेन प्रोकैरियोट्स टू गेट अडेप्टेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में 18 गुना ज़्यादा 36 ATPs नेट आपको देखने को मिलते हैं ना। तो ऐसे में प्रोकैरियोट्स वर मोर प्रॉम्प्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जिससे ज़्यादा एनर्जी बन सके। ओके, इसीलिए ऑक्सीजन रेवोल्यूशन एक मार्क्ड चेंज माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो बच्चों अब हम फाइनली अपने आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की ओर पहुंच गए हैं, विच इज द मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। तो आपके सामने यहाँ पर 2 साइंटिस्ट दिखाए जा रहे हैं, वन इज सर स्टैनले मिलर एंड द अदर वन इज हेरोल्ड यूरे। सो स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड यूरे का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1953। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है द केमिकल एवोल्यूशन जो कि प्रपोज किया था ऑपरेन एंड हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में। ठीक है, सो इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशंस को लैबोरेटरी में क्रिएट करने की कोशिश करी, साइमुलेट करने की कोशिश करी रहते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक गैस चेंबर लिया जिसमें कि उस टाइम पर अर्थ पे प्रेजेंट जो प्रेवलेंट गैसेस थी, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई भी है, फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वन इज मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ये जो 3 गैसेस थी इनको लिया इन द रेशियो 2:2:1 में। ठीक है, इस रेशियो में उन्होंने इन 3 गैसेस को इस गैस चेंबर में प्लेस किया। और उस टाइम पर याद कीजिए वाटर वेपर भी प्रेजेंट है एज सुपर हीटेड स्टीम। तो उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क में अगेन यहाँ पर वाटर लिया और उसको कंटिन्यूसली हीट किया ताकि वो स्टीम के फॉर्म में यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर जाए और जाके इस गैस चेंबर में पहुँच जाए। अब याद करो, अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में या कंडीशंस में आपको एनर्जी सोर्स क्या क्या मिलते थे, देवर आइदर दी यूवी रेडिएशन या फिर IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशंस भी थी, वॉल्केनिक इरप्शंस भी थे और साथ ही साथ लाइटनिंग भी थी। तो लाइटनिंग को यहाँ पर लैबोरेटरी में साइमुलेट या क्रिएट किया जा सकता है बाय क्रिएटिंग स्पार्क, और वो उन्होंने स्पार्क को क्रिएट किया था यूजिंग दी टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स। तो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके इस गैस चेंबर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन गैसेस के बीच में रिएक्शन हो सके, उन्होंने यहाँ पर टंगस्टन के रॉड्स को स्पार्क के फॉर्म में डेवलप किया। ठीक है, अब ये जो स्पार्क है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था और इस सेटअप को उन्होंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और जो ये केमिकल्स की रिएक्शन हो रही थी उससे बनने वाला जो भी सैंपल था उसको एक कंडेंसर के थ्रू पास करवाया। तो यहाँ पर देखो, ये जो केमिकल यहाँ पर डेवलप हो रहा है ना ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज एंड दीज वाटर वेपर, उन सभी को एक कंडेंसर के थ्रू पास करवाया। अब कंडेंसर में क्या होता है, कोल्ड वाटर सर्कुलेट किया जाता है अराउंड दी ट्यूब्स। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट से यहाँ से गैसेज आ रही हैं वो यहाँ पर कंडेंस करेंगी और कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर उन वाटर ड्रॉपलेट्स को वापस से एनालाइज करने के लिए यहाँ पर टैप के थ्रू निकाला जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है। सो व्हाट मिलर एंड यूरे एक्चुअली ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड वाज कि इन सॉल्यूशंस में जब देखा गया तो दे फाउंड सर्टेन अमाइनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड।
और ये एक्चुअली केमिकल एवोल्यूशन को एक तरह से वेरीफाई करता है। मतलब इन पर्टिकुलर गैसेस के, यहाँ तो लिमिटेड कुछ गैसेस की बात हो रही है ना, इन गैसेस में जब नॉर्मल कंडीशन में हम साइमुलेट करते हैं प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस को, तो हमें वायबल मॉलिक्यूल जो कि आगे जाके मैक्रोमॉलिक्यूल जो कि प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है वो फॉर्म कर सकते हैं, वो हमें लैबोरेटरी कंडीशन में फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स केमिकल एवोल्यूशन डेफिनेटली वुड हैव प्रिसीडेड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी है दैट होल्ड्स वेरी ट्रू व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको कि वेरीफाई किया था मिलर एंड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो आई होप मिलर एंड जो यूरे का एक्सपेरिमेंट है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप इस सेशन की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो बच्चों, विद दिस वी रैप अप अवर टुडेज सेशन ऑन द चैप्टर एवोल्यूशन। आई होप आज के सेशन में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको समझाए वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।